गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बीए पार्ट 3 8th पेपर द मेजर इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रोरी पॉलिटिक्स से क्लास लेने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले क्लास में मैंने भूमंडलीकरण की विशेषताओं पर प्रकाश डाला था। आज मैं भूमंडलीकरण के लाभ एवं हानि क्या है, इस पर हम वीडियो टीचिंग के माध्यम से क्लास लेने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि डिग्री पार्ट 3 के छात्र एवं छात्राएं मेरी इस टीचिंग से लाभान्वित होंगे। भूमंडलीकरण के लाभ। सितंबर 2000 में विश्व के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से अपनी सहस्त्राब्दी घोषणा में जोर दिया था कि वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण को सुनिश्चित करना सबको शक्तिशाली बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। महासचिव कोफी अन्नान ने हम दुनिया के लोग 21वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका शीर्षक पर अपनी सहस्त्राब्दी रिपोर्ट में कहा था कि यदि वैश्वीकरण को सफल होना है तो जनता को यह महसूस होना चाहिए कि वह भी इसमें शामिल है। महासचिव ने कहा कि वैश्वीकरण के लाभ स्पष्ट हैं। अधिक तेज गति से विकास, रहन सहन का उच्चतर स्तर, देशों और व्यक्तियों के लिए नए नए अवसर। अपनी तरफ से संयुक्त राष्ट्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि वैश्वीकरण से केवल कुछ को ही नहीं बल्कि सबको लाभ मिले। अवसर कुछ विशेष लोगों को ही नहीं बल्कि प्रत्येक मानव को प्रत्येक जगह मिले। अन्नान ने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक कॉरपोरेट नागरिकता की अवधारणा से नियंत्रित होना चाहिए और जहां भी वे कार्यरत हैं वहां उनकी कार्य प्रणाली अच्छी होनी चाहिए। न्यायोचित भ्रम मानदंड प्रवर्तित किए जाएं, मानवाधिकारों के प्रति आदर बरता जाए और पर्यावरण की रक्षा की जाए। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के तीव्र विस्तार ने विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव ला दिए हैं। आज विश्व उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोगी फर्मों के बीच हो रहा है। 1970 से 90 के दशकों के मध्य तक विश्व सकल घरेलू उत्पाद में विश्व व्यापार का हिस्सा 12% से बढ़कर 18% हो गया। अंतर्राष्ट्रीय निवेश के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई। 1980 से 96 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 4.8% से बढ़कर 10.6% हो गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्त क्षेत्र का भी विकास हुआ। व्यापार और निवेश क्षेत्र पर वित्तीय क्षेत्र हावी हो चुका है। विदेशी मुद्रा बाजार का विस्तार भी चौंकाने वाला है। 1996 के आंकड़े बताते हैं कि इस बाजार में प्रतिदिन 1200 अरब डॉलर का लेन देन होता है, जबकि 1983 में यह आंकड़ा 60 अरब डॉलर था। भूमंडलीकरण की यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन पर लगी रोक के हटने से शुरू हुई। विश्व अर्थव्यवस्था में कई तरह की रुकावटें दूर होने से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के लिए रास्ता साफ हुआ। व्यापार के बीच में खुलेपन आया और विदेशी निवेश के प्रति उदारता बढ़ी है। साथ ही वित्तीय क्षेत्र में भी उदार नीतियाँ अपनाई जा रही है। जेट विमान, कंप्यूटर, उपग्रह, इंटरनेट, सूचना तकनीक की वजह से देश काल की सीमाएं खत्म हो गई हैं। औद्योगिक संगठनों में नई प्रबंध व्यवस्थाओं के विकास ने भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक प्रभुता यानी वर्चस्व ने भी भूमंडलीकरण को बल प्रदान किया है, क्योंकि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के लिए एक महाशक्ति का प्रभुत्व जरूरी है, जिसकी मुद्रा से अंतर्राष्ट्रीय बाजार का संचालन होता है। यह भूमिका अमेरिकी डॉलर निभा रहा है। राष्ट्रीय संप्रभुताएं एक तरह से सीमा विहीन होने लगी हैं। विभिन्न देशों की सीमाओं का अब सिर्फ भौगोलिक महत्व रह गया है। जब दुनिया ही सिकुड़ कर एक गांव बन गई है तो
आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि गांव के किसी एक घर में आग लगे तो दूसरे घर उससे चिंतित नहीं होंगे। जैसे दुनिया सिकुड़ी है, वैसे ही संप्रभुता, स्वायत्तता और स्वतंत्रता की परिभाषा भी सिकुड़ी है। संचार क्रांति और भूमंडलीकरण ने विभिन्न जातीयताओं, नस्लों और अस्मिताओं को एक नए तरह की गतिशीलता और सतर्कता प्रदान की है। भूमंडलीकरण से हानियाँ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी रिपोर्ट सितंबर 2000 में स्पष्ट कहा कि वैश्वीकरण के प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये लाभ बहुत असमान रूप से वितरित है, क्योंकि वैश्विक बाजार को अभी तक सहभागी सामाजिक लक्ष्यों पर आधारित नियमों के अधीन नहीं किया गया है। यह सर्वविदित है कि जहां पिछले 25 वर्षों में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवास में स्पष्ट कमी आई है। भूमंडलीकरण का संस्थागत ढांचा भेदभाव से भरा है। एक तरफ तो यह प्रावधान है कि राष्ट्रों की सीमाएं व्यापार या पूंजी प्रवाह में बाधक न बने, दूसरी ओर तकनीक या श्रम प्रवाह की राह में अड़चनें डाली जा रही हैं। यह उम्मीद की जाती है कि विकासशील देश अपने बाजार अमीर देशों के लिए खोल दें तथा पूंजी का निवेश अपने यहाँ होने दें, लेकिन बदले में विकसित देशों से तकनीक तथा निर्विघ्न श्रम प्रवाह की मांग न करें। आज भी विकसित देशों में प्रवासियों के प्रति नकारात्मक रवैया वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक सोच में गहरे बैठा है। ऐसा माना जाता है कि प्रवासी वहाँ के मूल निवासियों के राजनीतिक वर्चस्व में सेंध लगा देंगे या फिर सामाजिक और सांस्कृतिक एकता पर हमला कर देंगे। कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जिनका ठोस आधार नहीं है, लेकिन नस्लवाद की राजनीति करने वालों को वे एक हथियार पकड़ा देती हैं, जैसे कि प्रवासी मूल निवासियों से रोजगार के अवसर छीन लेंगे या फिर कल्याण योजनाओं में उनको भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी आदि आदि। इसके अलावा प्रवास संबंधी कानूनी प्रतिबंधों से भरे पड़े हैं। दूतावास भी प्रवास पर कई तरह की रोक लगाते हैं। भूमंडलीकरण का प्रसार अगर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच आय की खाई को बांटने का काम करे तो निश्चित तौर पर प्रवास का दबाव कम रहेगा। दूसरी ओर यदि यह प्रक्रिया आय की समानता को बढ़ाएगी तो प्रवास का दबाव भी बढ़ जाएगा। यह भूमंडलीकरण विकासशील देशों में गरीबी कम करने, रोजगार बढ़ाने और लोगों का जीवन स्तर उठाने में मदद करता है, तो भी प्रवास का दबाव कम रहेगा। इसके विपरीत यदि परिणाम गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और निम्न स्तर रहा तो यह दबाव अधिक रहेगा। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि पिछले 25 वर्षों में भूमंडलीकरण के चलते राष्ट्रों और लोगों के आय स्तरों के बीच की खाई गहराती गई है। आय वितरण की असमानताएं भी बढ़ी हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्व समाजवादी देशों में गरीबी बढ़ी है। संगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हुए हैं, इसलिए ज़्यादातर श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में काम करने पर मजबूर हैं, जहां उत्पादकता और मजदूरी स्तर निम्न है। श्रम और उत्पादन की किस्म भी घटिया है। भूमंडलीकरण ने कुछ ही लोगों, प्रांतों और राष्ट्रों के लिए लाभ के ऐसे अवसर खोले हैं जिनकी 3 दशक पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। इस दौर में अमीर एवं विकसित देशों की जीत हुई है। जिस वर्ग को लाभ पहुंचा है वह संपत्तिशाली, उच्च शिक्षित पेशेवर, प्रबंध तकनीक का ज्ञाता और मुनाफे के लिए जगह जगह पहुंचने में सक्षम है। दूसरी तरफ छोटे मोटे काम करने वाले, जोखिम न उठाने वाले और किराए की तकनीक अपनाने वाले नुकसान में रहे हैं। भूमंडलीकरण के इस दौर में जीतने वाले राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान, पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का नाम आता है, और पिछड़ने वाले देशों में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया क्षेत्र के देश हैं। भूमंडलीकरण के दौर में विश्व व्यापार संगठन जैसे निकायों के दायरे में वे मामले भी आ गए हैं जो आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करते हैं और पूरी तरह संप्रभु राष्ट्रों के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। इसे भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता का हनन करना और उनके अधिकारों को सीमित करना है। 2005 में 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 20
भूमंडलीकरण की व्यवस्था में स्वतंत्र व्यापारिक उद्यमों का तो गला घोंटा जा रहा है। विकासशील देशों की तो बात छोड़ें, स्वयं विकसित देशों में स्थानीय व्यापारिक हितों के समक्ष भी जबरदस्त संकट पैदा हो गया है और उनके पास बहुराष्ट्रीय निगमों के महत्वपूर्ण पिछलगू के रूप में काम करने का अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है। पूर्वी एशियाई देशों में वित्तीय उथल पुथल के बाद तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के भयावह परिणाम सभी विकासशील देशों की समझ में अच्छी तरह आ गए हैं। इस उथल पुथल का कारण राष्ट्रव्यापी निगमों का सट्टेबाजी से भरा कारोबार है और तो और दक्षिण कोरिया भी, जिसे तीसरी दुनिया के समक्ष विकास और स्थिरता का आदर्श उदाहरण बताकर प्रचारित किया जा रहा था और जिसे हाल ही विकसित देशों की जमात में शामिल कर लिया गया था, बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पूर्वी एशिया के देश तो नौ औपनिवेशिक दासता की स्थिति में वापस धकेले जाने का खतरा महसूस करने लगे हैं। पूर्वी एशियाई देशों को मौजूदा संकट से उबारने के लिए दी जाने वाली सहायता के साथ विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन ने आपस में मिलजुल कर ऐसी कड़ी शर्तें थोपी कि उनसे जन असंतोष भड़क गया। इसी बात पर रिजर्व बैंक के गवर्नर बिमल जलान ने अपनी हाल में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज इकोनॉमी इन द न्यू मिलेनियम में जोर दिया। वे कहते हैं कि विश्व के पूंजी बाजार के एकीकरण से बाजार में कुशलता आई है, परंतु साथ साथ इससे विकासशील देशों के समक्ष अधिक खतरा एवं असुरक्षा भी उत्पन्न हो गई है। वे बताते हैं कि पूर्वी एशिया की बैंकिंग व्यवस्था लगभग विश्व स्तर की ही थी, परंतु फिर भी वे संकटग्रस्त हो गए क्योंकि वे विश्व अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़े हुए थे। उन्होंने इस जुड़ाव के खतरे से बचाव की पर्याप्त सावधानी बरती थी। विश्व पूंजी बाजार में हल्की सी उथल पुथल से उनकी अर्थव्यवस्थाएं हिल गई। पूर्वी एशिया की तुलना में भारत एशियाई संकट से बहुत कम प्रभावित हुआ क्योंकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ाव कम था। इसी क्रम में वे कहते हैं कि देश के बैंकों का पूर्ण निजीकरण नहीं होना चाहिए। इससे सरकार का बैंकों पर नियंत्रण कम होगा। संकट के समय उनके व्यवहार पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाएगा। जलान की दृष्टि में बैंकों के निजीकरण से लाभ कम और खतरा ज़्यादा होता है। प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि भूमंडलीकरण के लाभ एवं हानि पर मैंने जो लेक्चर दिया है, इससे आप अपनी तैयारी कर सकेंगे। धन्यवाद।